जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका ये प्रैक्टिस सेट 20 है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आईसीटी से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि विंडोज़ में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्यों किया जाता है। इसका जो आंसर रहेगा, चयनित आइटम को रिसाइकल बिन में डाले बिना स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। तो देखिए, जब आप इस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट का, तो आपने जो भी आइटम सेलेक्ट किया हुआ है वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, वो डायरेक्टली परमानेंटली जो है डिलीट हो जाता है। तो इसका जो काम है शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का, यही है। इसके बाद में एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप ये शॉर्टकट यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ डिलीट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो डिलीट ऑप्शन से आपका जो सिलेक्टेड आइटम होगा वो बेसिकली रिसाइकल बिन में जाएगा और रिसाइकल बिन से आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है इस शॉर्टकट का और जो नॉर्मल ऑप्शन रहेगा डिलीट का उस ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, क्लिक जैकिंग क्या है। तो देखिए, अभी जो साइबर क्राइम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं उसकी दृष्टि से जो एग्जाम्स हैं उनमें इस तरीके की जो वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, उनको पूछा जा रहा है। तो क्लिक जैकिंग क्या है। तो क्लिक जैकिंग बेसिकली एक वेब प्रयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण तकनीक है। तो देखिए, जो बेसिकली इस तरीके के लोग हैं जो इन चीज़ों को डेवलप करते हैं, वो क्या करेंगे, एक आपको फेक वेब पेज दिखाएंगे। आपको दिखेगा कि ये फेक वेब पेज है, मतलब आपको ये नहीं पता होगा कि ये फेक है, आपको तो वो जेन्युइन ही लगेगा। लेकिन आप उसके किसी भी कंटेंट पे क्या करेंगे, अगर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो गोपनीय जानकारी है, वो उन तक पहुंच जाएगी, जो भी लोग इस काम को कर रहे हैं। तो इसी को क्लिक जैकिंग कहा जाता है। और वो इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए आपने कहीं पे अपने पासवर्ड जो है वो स्टोर किया हुआ है, या आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कुछ की हुई है, तो वो सारी चीज़ें उन तक पहुँच जाएंगी और उसके ज़रिए वो आपके कंप्यूटर पे भी कंट्रोल ले सकते हैं। और जैसे आपके कंप्यूटर का पासवर्ड वगैरह भी वो उनके पास में पहुँच जाएगा, तो कंप्यूटर का जो कंट्रोल है वो उनके पास में जा सकता है। इसी को क्लिक जैकिंग कहा जाता है। क्लिक प्लस जैकिंग, क्लिक अगर आप करेंगे तो जैक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था। इसका जो आंसर है वो है 2001 में इनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। और देखिए, भारत रत्न क्या है, बेसिकली भारत रत्न है जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो सर्वोच्च नागरिक अधिकार अवार्ड है, वो भारत रत्न है। तो इनको 2001 में जो है दिया गया था। 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए, सारथी जो मोबाइल ऐप है वो जारी किया जाता है सेबी द्वारा। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये जो सारथी ऐप है बेसिकली क्या करेगा, जो एक्सचेंज मार्केट है, एक्सचेंज मार्केट की जो भी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रदान करेगा, जो भी उसको यूज़ कर रहे हैं उनको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को देगा एक्सचेंज बोर्ड की। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल भी पूछा गया था यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट 50 में। इसका जो आंसर है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन बेसिकली पाए जाते हैं, इनका जो क्षेत्र का विस्तार होता है वो 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अक्षांश बोला जाता है इनको। तो 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 10 डिग्री साउथ अक्षांश तक इनका विस्तार होता है। तो ये देखिए 20 लैटिट्यूड्स में इनका विस्तार है। और इसी में क्या होता है, जो भी फ्लोरा फोना होता है, पादप और प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती हैं जो फ्लोरा फोना होता है। तो इसलिए यहाँ पे विविधता भी ज़्यादा पाई जाती है, डाइवर्सिटी जो है ज़्यादा पाई जाती है। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए, इसको अनुकूलतम वायोम कहा जाता है। ऑप्टिमम बायोम इसको कहा जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगली बार हो सकता है पूछा जाए ऑप्टिमम बायोम क्या होता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा बेसिकली क्यों होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो देखिए, एक केमिकल रिएक्शन होती है किस किस के बीच में, H2O के बीच में और SO2 के बीच में, सल्फर डाइऑक्साइड के बीच में। तो इनके बीच में क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो इमारतें जो हैं, जैसे कि ताजमहल का आपने एग्जाम्पल सुना होगा, वहाँ उनको इमारतों के जो सरफेस है उसको डैमेज करता है, डिके करता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो देखिए, कौन से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उससे सबसे ज़्यादा जो है केमिकल
पॉल्यूटेंट निकलते हैं, तो यह है चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग एक सबसे ज़्यादा जो है रासायनिक प्रदूषण करने वाला उद्योग होता है, और इससे सॉइल पॉल्यूशन भी होगा, और इससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन भी होगा। तो देखिए जो केमिकल्स वहाँ से निकलेंगे, सॉइल में जाएंगे तो सॉइल को ख़राब करेंगे, और अगर पानी में जाएंगे तो पानी को ख़राब करेंगे। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से, नेशनल जो पार्क्स हैं उनसे रिलेटेड है। उनमें जो मुख्य संरक्षित पशु हैं वो कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में देखिए ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके जो प्लेसेस हैं वो कहाँ पे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। काजीरंगा में देखिए गेंडा पाया जाता है, राइनो पाया जाता है, बर्न हॉर्न राइनो काजीरंगा में पाया जाता है। गिर में जो पाया जाता है शेर पाया जाता है, सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में, उसमें बाघ पाया जाता है, और पेरियार में पाया जाता है हाथी। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आप देख लेंगे इसको, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न है, बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए बुक्सा जो है, बुक्सा बिहार में नहीं होता, बुक्सा होता है वेस्ट बंगाल में, बुक्सा वेस्ट बंगाल में होता है। सुंदरबन भी जो है वेस्ट बंगाल में होता है। ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी बात चल रही है। दम्फा मिजोरम में है, बिल्कुल सही है। नमेरी असम में है, बिल्कुल सही है। नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, टाइगर रिजर्व जो है इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, उसको आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो है संभावना बिल्कुल रहेगी। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है। तो देखिए ये जो टर्म्स हैं ये बेसिकली मिडाइवल हिस्ट्री से लिया गया है। अब देखिए दो इंटरप्रिटेशन है, जो आपकी एक लाइन दी हुई है यूनिट 5 में, जो आपका सिलेबस में जो दिया हुआ है हिस्ट्री के साथ में, कि हिस्ट्री से पहली वाली जो सेक्शन है कि आपका जो है भारतीय संस्कृति का जो विशेषताएं हैं वो आपको करनी है। तो इस क्वेश्चन को आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है जो कि आपके सिलेबस में नहीं दी गया है। लेकिन आप इस तरीके का एक आध क्वेश्चन अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसको चाहे आप कल्चर के पार्ट में एक्सपेक्ट करें, या आप मान लीजिए कि आउट ऑफ सिलेबस के पार्ट में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। मुगल प्रशासन में मदद ए माश अंकित करता है, तो ये बेसिकली विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। तो देखिए इस पर रेवेन्यू फ्री लैंड दी जाती थी विद्वानों को, जो विद्वान होते थे, जो अभी के टाइम पे मान लीजिए अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह होते हैं, उस टाइम पे इन्हीं को विद्वान कहा जाता था। ज्ञान वगैरह से जो है भरपूर रहते थे, पंडित इस तरीके के होते थे वो सारी चीज़ें। तो उनको जो है राजस्व मुक्त अनुदान भूमि दे दी जाती थी। और देखिए इसको मदद ए माश भी कहा जाता था, उसको सयूरगल भी कहा जाता है, सयूरगल, इसको भी आप याद रख लेंगे, सयूरगल। और देखिए एक निरीक्षक होता था, निरीक्षक मतलब एक ऑफिसर को क्या कर देते, नियुक्त कर देते थे। जैसे कि आप मान लीजिए इस टाइम पे रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, मतलब लेखपाल हो गया या कानून गो हो गया, इस तरीके का कोई ऑफिसर रहता होगा जो इनका ध्यान रखता था कि ये अनुदानों में जो दी गई भूमि है इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, मतलब कोई जो है इसको, विद्वानों को तो फ्री में मिल गई, अब वो पैसे के लालच में किसी और को तो नहीं बेच रहे, स्थानांतरित तो नहीं हो रही, ट्रांसफ़र तो नहीं हो रही, इन सब का ध्यान रखता था। और ये बेसिकली वंशानुगत हुआ करती थी, हेरिडिटरी हुआ करती थी। मान लीजिए एक विद्वान को मिली, एक किसी प्रोफेसर को मिल गई या किसी पंडित को मिल गई, तो उसके बेटे को भी ये भूमि रहेगी। तो वंशानुगत रहा करती थी ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इसका जो आंसर है वह मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने जो है इसका समर्थन नहीं किया था, खिलाफत आंदोलन का। तो देखिए जो खलीफा था बेसिकली उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, एक तरीके से हटा दिया था। और पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम्स थे वो इस मूव से, इस चीज़ से जो है काफ़ी जो है खफा थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो इसी को एक तो अपॉर्चुनिटी माना जो महात्मा गांधी जी थे कि एक तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाएगी और हमारे देश की इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी बड़ा रोल अदा करेगा। ये जो इमोशन है खिलाफत आंदोलन जो है काफ़ी बड़ा रोल जो है अदा करेगा। तो इसलिए जो है उन्होंने 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन था। तो देखिए खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुस्लिम को एक साथ करीब आने का मौका मिला, लेकिन मदन मोहन मालवीय जो है इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे, इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित नहीं हुए थे। और एक और व्यक्ति थे जो इसके बेसिकली इसमें शामिल नहीं थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो मोहम्मद अली दे रखा है, अगर दिया हुआ है, अगर ये दिया होता मोहम्मद अली जिन्ना तो ये भी एक ऑप्शन करेक्ट होता। मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय दोनों ही रहेंगे। अब देखिए एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, 1919 में
जो खिलाफत अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी है उसका गठन किया गया था 1919 में, और सितंबर 1919 आप अगर याद रख सकते हैं तो उसको रख लीजिए। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो देखिए अब आप सोच सकते हैं सर क्या ये भी याद रखना है 14 जुलाई? तो देखिए ये इतना तो आपको याद रखना है, साल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना याद रख सकते हैं, आपकी मेमोरी इतनी शार्प है, आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। 14 जुलाई किसी ना किसी तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, सॉरी इसका प्रस्ताव जो है पारित हुआ था, ये वर्धा में होता है, वर्धा जो है आपका महाराष्ट्र में है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस एक को भोर का तारा का नाम से जाना जाता है? तो देखिए भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी इसी को कहा जाता है। इसके अलावा ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी इसी को कहा जाता है। और ये जो आंसर है इसका शुक्र है, सैटर्न जो है इसका आंसर रहेगा। ट्विन सिस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम से शुक्र की, और दूसरा जो है आकार वगैरह जो है थोड़ा साइज जो है अर्थ से मिलता है। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 14, वो बेसिकली राज्य दिए हुए हैं और उनकी जनजातियों का युग्म हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है वो देखना है हमें। असम की जो है मीरी है, बिल्कुल सही है। नागालैंड की कोयनक है। अरुणाचल प्रदेश की जो है अप्तानी है। और मध्य प्रदेश की जो है बेसिकली ये लनबाड़ा नहीं है, ये मध्य प्रदेश की नहीं है, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश की है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश की है, तो इसलिए जो मैच है वो गलत है। ये किसकी होनी चाहिए? जनजाति आंध्र प्रदेश की होनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब देखिए आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि क्या सर ये हमें सारी की सारी याद करनी पड़ेंगी? तो देखिए ये प्रमुख जनजातियां हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछा जाता है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो थोड़ा सा आप जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको चलिए इम्पोर्टेंट के ऊपर एक वीडियो करा दूंगा, तो जो इम्पोर्टेंट्स रहेंगे उनके ऊपर एक वीडियो करा दूंगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा यह राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से जो दो कथन दिए हुए हैं डीपीएसपी में कौन सा शामिल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पहला देख लेते हैं, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। दूसरा है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा आप खुद बताइए, क्या ये मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, ये बेसिकली क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसकी बात हो रही है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ये जो है। तो क्या ये डीपीएसपी में आता है? तो ये डीपीएसपी में नहीं आता, ये बेसिकली आता है 23 आर्टिकल नंबर 23 सब क्लॉज 1, जो कि फंडामेंटल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है ये। तो प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये तो डीपीएसपी में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं आएगा इसका आंसर। दूसरा देख लेते हैं, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो बेसिकली ये क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स एंड बेवरेजेस बैड फॉर हेल्थ। और जो है इस तरीके का ये जो हमारा ये है डीपीएसपी में, बिल्कुल सही है ये। तो ये आर्टिकल 47 में आता है डीपीएसपी में, मादक पेय वाला जो है इंटॉक्सिकेंट जो बेवरेजेस हैं बैड फॉर हेल्थ, इनका प्रोहिबिशन होना, ये जो है हमारा आर्टिकल 47 में है, डीपीएसपी में आता है। मेडिसिनल यूज़ के लिए हम इनको कर सकते हैं। तो देखिए जो हानिकारक जो पदार्थ हैं जो हमारी स्वास्थ्य को नुकसान देंगे वो हम नहीं कर सकते सेवन उनका, और ये दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये डीपीएसपी में लिखा गया है। अब देखिए कोई कहेंगे कि ऐसे तो जो हम बेसिकली अल्कोहल है वो सब तो इसमें आना चाहिए। तो देखिए ये है नीति के निर्देशक, मतलब डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। इसमें राज्य की जो है एक तरीके से क्या है, राज्य को छूट है कि वो मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। तो डीपीएसपी के होने की वजह से ये जो अल्कोहल वगैरह हैं ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट अपने तरीके से इनको चला सकती है। तो बिल्कुल ये देखिए एक तरीके से क्या है, कॉन्ट्रास्ट भी है, एक तरीके से विरोधाभास भी है, लेकिन डीपीएसपी जो है एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, तो इसलिए इनको जो है मान भी सकती है स्टेट, नहीं भी मान सकती। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इसका जो आंसर रहेगा केवल 2, इसमें सही जो है केवल 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता को इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जनहित याचिका से।
जनहित याचिका मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है PIL जिसको हम कहते हैं, इससे रिलेटेड है न्यायिक सक्रियता। तो क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म यही होता है कि जो अगर आपने जुडिशियल रिव्यू ले लिया, कोई जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरावलोकन, तो कोई मान लीजिए लॉ बनाया पार्लियामेंट ने और उस पर जुडिशरी ने खुद से ही क्या लिया, सुयो मोटो ले लिया, अपने आप से ही उसमें जो है उस पर रिव्यू करना शुरू किया, जुडिशियल रिव्यू किया, तो वो कर सकता है। इसको जुडिशियल एक्टिविज्म की कैटेगरी में आएगा। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर। एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है दो चीज़ों से जाना जाएगा। एक तो जुडिशियल रिव्यू, अगर आप मान लीजिए जो सांसद है जो लॉज बना रही है, उसको जो भी हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो उसको रिव्यू कर सकता है उस लॉ को। दूसरी चीज़ है PIL, पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसको भी अगर क्या करता है, मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा लोगों को कोई दिक्कत हो रही है गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट से या किसी चीज़ से, तो PIL लगा दी। तो यहाँ भी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी बेसिकली इसमें सुनवाई करेगा वो भी एक जुडिशियल एक्टिविज्म के अंडर आएगा। तो होपफुली मुझे लगता है आप समझ गए होंगे जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। अगला प्रश्न है, कथन ए दिया हुआ है, असर्शन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधित कर सकती है। बिल्कुल सही बात है ये। और रीज़न जो है, सांसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्च विधायी संस्था है। क्योंकि अगर देखिए रीज़न आपको जानना है, रीज़न आपका फिट बैठ रहा है असर्शन के साथ में या नहीं, तो आप इसको क्योंकि लगा दो इसमें। क्योंकि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधित कर सकती है, क्योंकि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्च विधायी संस्था है। तो अगर क्योंकि लगाने के बाद में अगर आपका आंसर जो है फिट बैठ रहा है तो असर्शन रीज़न जो है सही है और जो रीज़न है वो असर्शन की सही व्याख्या है। तो इस केस में देखिए ये चीज़ सही बैठ रही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। और आर जो है रीज़न जो है बिल्कुल सही बात है, जनता द्वारा निर्वाचित उत्तम विधायी संस्था है और ये कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 368 के अंतर्गत कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बस शर्तें एक इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि जो बेसिकली बेसिक फीचर्स हैं, जो मूलभूत फीचर्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। तो मूलभूत जो फीचर्स हैं वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण हैं। अब देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिसर्च से रिलेटेड। पोस्टल क्वेश्चनरी जो होता है, पोस्टल क्वेश्चनरी होता है, अवलोकन का मतलब है ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार आपको पता है इंटरव्यू, और सामूहिक प्रश्नावली जो है ग्रुप डिस्कशन, सॉरी ग्रुप जो है क्वेश्चनरी जो है किसके उदाहरण है। तो ये देखिए किसके उदाहरण है, ये उदाहरण है प्राथमिक स्रोत के, प्राइमरी सोर्सेज हैं ये सारे। इन सारी चीज़ों में क्या करते हैं, आप डायरेक्टली कहीं से डेटा इकट्ठा करते हैं, सेकेंडरी रूप से नहीं करते, प्राइमरी रूप से करते हैं, इसलिए प्राइमरी सोर्सेज हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। जो मैंने आपको बताया अवलोकन जो हो गया बेसिकली, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, ग्रुप जो क्वेश्चनरी है, पोस्टल क्वेश्चनरी है, तो ये सब जो है प्राइमरी सोर्सेज है। अगला जो प्रश्न है वो है, शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथि सूची, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ग्रंथि सूची में आपको बता देता हूँ, इजी हो जाएगा। बिब्लियोग्राफी आप देते हैं ना बाद में, रिसर्च जब आपने कंप्लीट की, आपने रिसर्च पेपर मान लीजिए पब्लिश किया है, तो रिसर्च पेपर में आप क्या करते हैं, बाद में बिब्लियोग्राफी देते हैं कि आपने ये जो कंटेंट है कहाँ से उठाया, कौन सी किताब से उठाया, इसके ऑथर क्या है, इसके जो लेखक हैं कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सा प्रकाशक है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी को ही कहा जाता है। एक पूरा का पूरा एक ब्यौरा होता है कि आपने ये जो कंटेंट है, आपने जो अपनी रिसर्च में या थीसिस में या रिसर्च पेपर में इसको शामिल किया है, ये कहाँ कहाँ से आपने यूज़ किया है। तो ग्रंथ सूची वही होती है बिब्लियोग्राफी। और शोध रिपोर्ट में मतलब रिसर्च रिपोर्ट में जो की जाती है, तो ये क्यों की जाती है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। तो देखिए जो लिटरेचर रिव्यू करेगा, मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च कर दी, मैंने कोई अपनी थीसिस तैयार की है, उस थीसिस को अगर कोई आगे बढ़ाना चाहता है तो मेरे जो बिब्लियोग्राफी होगी, मेरी जो ग्रंथ सूची होगी, उसको देख के जो भी आगे करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, उनको काफ़ी आसानी हो जाएगी। वो ये जान जाएंगे कि इन्होंने इस सोर्स से जो है अपने कंटेंट को उठाया है और यहाँ पे जो है इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है या जो भी चीज़ें इंक्लूड की हैं तो यहाँ से की हैं। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे जो शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा देखिए बिब्लियोग्राफी सिस्टमेटिक, इन्यूरेटिव, एनालिटिक, डिस्क्रिप्टिव, टेक्चुअल और हिस्टोरिकल हो सकती है। तो ये बिब्लियोग्राफी के जो हैं कई सारे प्रकार हैं और बेसिकली बस इतना ही इसमें याद रखना है। लेखक, प्रकाशक, मुद्रक, विषय काल, ये सारी देश वगैरह सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड होती हैं, जो भी राइटर होता है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। तो देखिए वर्णनात्मक शोध का प्रकार कौन सा नहीं है, पहले तो देख लेते हैं वर्णनात्मक शोध को कहते क्या इंग्लिश में। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वर्णन कर रहे हैं किसी का, वर्णनात्मक का मतलब है वर्णन कर रहे हैं किसी चीज़ का, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो ये बेसिकली इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है, तो जो प्रायोगिक शोध है वो इसका प्रकार नहीं है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का प्रकार नहीं है। सह संबंधात्मक शोध को रिलेशनल जो रिसर्च होती है वो इसी का प्रकार है, डिस्क्रिप्टिव का। तुलनात्मक कंपैरेटिव रिसर्च जो होती है वो इसी का प्रकार है, और सर्वेक्षणात्मक जो शोध है वो भी इसी का प्रकार है। तो इसको आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट बेसिकली देखिए जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, सिस्टम यूनिट कहा जा रहा है जो भी पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कंटेनर है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर रहेगा, कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। सिस्टम यूनिट बेसिकली क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम यूनिट में एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब एक तरीके से एक सिस्टम है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होंगे उसमें, जैसे कि चेसिस रखा होता है, माइक्रो प्रोसेसर रखा होता है, मुख्य स्मृति रैम रखा होता है, बस पोर्ट इत्यादि शामिल होते हैं। तो इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसी को सिस्टम यूनिट कह दिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी की कर्सर की बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। तो देखिए दाईं इधर हो गया, बाएं हो जाता है इधर। कर्सर आपका यहाँ पे है और आपके जो पीछे की अक्षर रहेंगे उसको डिलीट कर रहे हैं, तो कौन सा यूज़ करोगे आप। तो आपको इसका आंसर पता है बिल्कुल, इसका जो आंसर रहेगा बैक स्पेस रहेगा, जो आप सोच रहे थे बिल्कुल सही है। और ये बेसिकली जो लेफ्ट साइड में होगा जो भी अक्षर उसको मिटाने का काम करती है। फॉन्ट किसको कहते हैं, तो ये भी आपको पता है फॉन्ट किसको कहा जाता है। तो देखिए ये कंप्यूटर की एक भाषा, ये सब गलत है, कंप्यूटर की भाषा नहीं है, कंप्यूटर का एक पुर्जा भी नहीं है। कंप्यूटर के अक्षर और अंकों का जो है आकार ये होता है फॉन्ट। तो आपने फॉन्ट देखा होगा, कई सारे फॉन्ट आते हैं। आप अगर एक्सेल पे भी काम करते हैं या वर्ड पे भी काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी अगर काम करते हैं तो बहुत सारे फॉन्ट आते हैं। WPS पे भी अगर आप काम करते हैं तो आपको फॉन्ट जो है सेलेक्ट करने के ऑप्शंस आते हैं कि इतने साइज़ आप कर सकते हैं अपने अक्षरों का, और उसका जो बेसिकली फॉर्मेट है, फॉर्मेट इन द सेंस उसको टेढ़ा मेढ़ा मोटा पतला वो सब कर सकते हैं आप, तो उसको फॉन्ट कहा जाता है। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे, मतलब जैसे कैलिब्रियन है, इस तरीके के जो फॉन्ट होते हैं आप उसमें इसी की बात हो रही है, कंप्यूटर के अक्षर और अंकों का आकार जो है उसकी बात हो रही है। अगला जो प्रश्न है वो है 24 मई 2022 क्वाड प्रमुखों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो देखिए क्वाड में कौन कौन आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। क्वाड में आता है 4 देश, भारत आता है, जापान आता है, तो देखिए IJ और USA आता है, और बेसिकली कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो IJA और U, तो ये सारे आते हैं, इसको आप कैसे भी याद रख सकते हैं। और इसका जो देखिए चौथा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पे है, टोक्यो जापान में है। टोक्यो जापान की राजधानी है बेसिकली, तो वहाँ पे आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है 23-24 जून 2022 को किस देश की मेजबानी में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 वर्चुअली आयोजित हुआ है। ये तो डेट है देखिए 23-24 जून 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है चीन में, चीन में ये किया गया है। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए ये जो हैप्पीनेस रिपोर्ट वगैरह हैं, कई सारी जो टेस्ट सीरीज़ में भी और जो अभी मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज़ कराई थी वहाँ भी बार बार रिपीट हुई हैं, लेकिन अभी तक अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आपका जो याद करने का तरीका है वो गलत चल रहा है, ये आप मान लीजिए। अगर आपको अभी तक भी नहीं पता चला है कि 2022 की जो रिपोर्ट में जो रैंक आई है हमारी भारत की वो है 136वीं, तो आप क्या काम करिए, अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो एक रिपोर्ट को पकड़ लीजिए पहले। जैसे हैप्पीनेस है, आपको कुछ नहीं करना, आज सिर्फ एक को याद करना है। जितनी जल्दी आप कर लेंगे 136 किसी तरीके से भी जोड़ जाड़ के 1 3 6 इस तरीके से कुछ भी आप मिला के अपने मेमोनिक्स बनाइए और आज सिर्फ आप इसी को याद करिए। जब तक आपको एक चीज़ नहीं याद होगी आप उसके ऊपर उसको और चीज़ों को याद नहीं कर सकते। तो आप एक चीज़ याद करिए और उसके बाद में उसके ऊपर बिल्ड करिए चीज़ें, जैसे कि नींव रखी जाती है ना, इसी तरीके से आपकी पढ़ाई भी होती है। पहले आपने एक ईंट रखी, अब देखिए ये ईंट नहीं रहेगी, एक ईंट तो आपको रखनी पड़ेगी ना नीचे, तभी तो आप ऊपर की ईंट रख पाएंगे उस पर। तो यही पढ़ाई में भी होता है लागू।
आपको पहले एक एक चीज़ के ऊपर बिल्ड करना पड़ेगा। पहले आपका फर्स्ट लेयर होता है पढ़ाई का, फिर सेकंड लेयर होता है। पहले आपको जो है छोटी छोटी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, उसके बाद में आपको जो है उसके ऊपर आप बिल्ड करेंगे। तो पढ़ाई का यही टीचिंग का मेथड भी होता है, जो आपका टीचिंग रिसर्च में मेथड है। मेमोरी लेवल होता है आपका, फिर जो है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो ये आपकी याद करने में भी ये सब चीज़ें यहाँ पे भी लागू होंगी। तो पेडागोजी इसलिए भी पढ़ाई जाती है और एक टीचर को पता भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर बी, विदेशी व्यापार का नियमन करना। भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसका कार्य नहीं है। आरबीआई का कार्य ये नहीं है कि जो विदेश से व्यापार हो रहा है उसका नियमन करे, उसके जो है रेगुलेशंस बनाए, ये सब इसका कार्य नहीं है। करेंसी का नियमन करेगा बिल्कुल आरबीआई, साख का नियमन करेगा। साख का मतलब है बेसिकली क्रेडिट, जो रेगुलेशंस हैं, क्रेडिट सिस्टम रेगुलेशंस हैं, वो सब आरबीआई करेगा। देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली और प्रबंधन जो है वो भी आरबीआई करेगा। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? ये जो कमेटियां हैं ये सब आपको पता होनी चाहिए किस किस से रिलेटेड है। सक्सेना कमेटी, हासिम कमेटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, ये है हासिम समिति। इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी, हासिम समिति। बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में जो बीपीएल परिवार हैं उनकी पहचान के लिए ये समिति गठित की गई थी, हासिम कमेटी। इसके बाद में कुछ चीज़ें मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन प्रोफेसर एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में किया गया था। 2012 में इसकी रिपोर्ट की जो है प्रस्तुति हुई थी। तो देखिए 2012 में की थी ये। और देखिए 3 कारण इसमें रखे गए थे, 3 प्रकार की कमजोरियों को इसमें बताया गया था, जिससे पता चलेगा कि ये जो परिवार है बीपीएल में आता है नहीं आता है। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। तो एक तो जो है आवासीय कमजोरी की बात हुई थी। रेसिडेंशियल, अगर आपके पास में रेसिडेंसी नहीं रहने के लिए तो वो भी एक कमजोरी है बीपीएल के नीचे आपको तय करने के लिए। सामाजिक कमजोरी, ये भी एक क्राइटेरिया रहेगा। सोशल अगर कमजोरी है, उस वल्नरेबिलिटी है तो वो भी एक रहेगा। पेशाजनक कमजोरी, मान लीजिए आपके पास में जो है अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ जो है करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो भी एक रहेगा। तो ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी हम कहेंगे इसको, वैसे पेशाजनक कमजोरी रहेगी। तो ये 3 प्रकार की कमजोरियां थी, आवासीय कमजोरी, सामाजिक कमजोरी और पेशाजनक कमजोरी। अगर आप इसमें इन क्राइटेरियाज पे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या हैं, गरीबी रेखा के नीचे आएंगे। ये हाशिम समिति का जो था बेसिकली क्राइटेरिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? देखिए उपशीर्षक मतलब सब टाइटल दिया गया था, राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो ये किसकी कमेटी में दिया गया था? ये दिया गया था कोठारी आयोग। तो देखिए कोठारी कमीशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये माध्यमिक शिक्षा जो है उस पर जो है प्रमुख रूप से केंद्रित था। 1964-1966 में ये जो है दिया गया था। 1964-1966 में ये कोठारी कमीशन आया था और इसके अलावा 1966 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने दी थी। मतलब बेसिकली 1964-66 में ये काम कर रहे थे और 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। और कोठारी आयोग के अध्यक्ष उस समय के यूजीसी अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक अध्ययन तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है। तो देखिए अध्ययन है कि रिसर्च का जो है टॉपिक है, ये मान लीजिए रिसर्च टॉपिक है ये, तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है। ये किस श्रेणी में आएगा? अगर इसका अध्ययन करना है, इसके ऊपर रिसर्च करनी है तो किस श्रेणी में आएगा? तो ये आएगा एक्सप्लेनेटरी में आएगा। इसका जो आंसर रहेगा वो व्याख्यात्मक शोध रहेगा। अब देखिए आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक वर्णनात्मक होता है डिस्क्रिप्टिव, ये व्याख्यात्मक है, ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब देखिए व्याख्यात्मक शोध के बारे में आपको मैं बता दूं, ये बेसिकली कार्य कारणात्मक संबंध इसमें पाया जाता है, कोरिलेशनल संबंध इसमें पाया जाता है कि जो तनावपूर्ण जीवन है वो एक बेसिकली क्या है, कॉज हो गया और दिल का दौरा जो है वो इफेक्ट हो गया। तो कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारणात्मक संबंध इसमें पाया जाता है, या इसको कोरिलेशनल भी। देखिए कोरिलेशनल जो रिसर्च है वो अलग होती है, लेकिन एक कोरिलेशनल जो फैक्टर है वो इसमें भी यूज होता है, क्योंकि कोरिलेशन मतलब तनावपूर्ण जीवन का दिल के दौरे पर क्या असर पड़ता है, ये कोरिलेशन है इनका। तो इसलिए इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए ये इस वीडियो में 30 ही प्रश्न थे और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी एग्जाम के लिए वो हम कराएंगे धीरे धीरे, ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह चीज़ें जो भी
इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी वो हम कराएंगे। चैनल पे मैंने कई सारी वीडियो जो अपलोड की हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप उनको जाके देख सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी जो तैयारी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। थोड़ा सा इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, मोटिवेशन हमें मिलता है। और ये आप देख सकते हैं जो लोग देख रहे हैं लगभग 81% लोग नॉन सब्सक्राइबर्स हैं और सब्सक्राइब किया है 20% लोगों ने जो देख रहे हैं लोग। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, शेयर करेंगे, चीज़ें पसंद आती हैं तो। इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, इस बार सिलेक्शन लेने की पूरी चेष्टा रखें, पूरी जो है उम्मीद रहेगी। धन्यवाद।